हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 मैथ्स लीनियर इनइक्वालिटीज। अब तक तो आपको पता ही है कि मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब और मैं बना रही हूँ एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप सबकी मदद से। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख सकते हैं। तो क्या हम सभी रेडी हैं इस लेसन को स्टार्ट करने के लिए, फटाफट सब कुछ सीखने के लिए? तो सबका ध्यान मेरी तरफ। हमेशा की तरह हम इस लेसन को खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लीनियर इनइक्वालिटीज, ये नाम है हमारे इस टॉपिक का। ये क्या होता है, क्यों होता है, जानेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला सवाल है कि इनइक्वालिटीज क्यों होता है और इसका मैथ्स में क्या काम है? कुछ काम है भी, काम तो है। इनइक्वालिटी जो वर्ड है ये इक्वालिटी वर्ड का ऑपोजिट है, जो बराबर नहीं है। इक्वालिटी मतलब बराबर, समानता। और जो इक्वल नहीं है, जो बराबर नहीं है, वो है इनइक्वल, मतलब इनइक्वालिटी। ठीक है, अब फटाफट से याद करो कि हमने इक्वेशंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, राइट? हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने बहुत पढ़ रखा है। बहुत सारा ड्रामा हमने देख रखा है इनका, मतलब इनफैक्ट जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशंस। तो इक्वेशंस में क्या होता है? इक्वेशन में होते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, राइट? इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा सा एक एल्जेब्रिक एंटिटी बनता है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। अब इन इक्वालिटी में क्या होगा? कुछ उसी तरह का होगा, लेकिन अब इस बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो। वो छोटा हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब आप पूछोगे मतलब इसका ज़रूरत है क्या, मतलब इसकी एप्लीकेशंस है क्या? कुछ ऑब्वियसली है, तभी तो हम इतना टाइम लगा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी मम्मा ने आपको एक 200 रुपये का नोट पकड़ाया और बोला कि दुकान पे जाओ और 1 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स लेकर आओ। एक अच्छे बच्चे की तरह आप दुकान पे पहुंचे। दुकानदार को आपने बोला कि भैया 1 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स देना। दुकानदार ने बोला कि ये लो, पैक कर दिया, और उसने बोला कि भैया आपके 200 रुपये हुए। तो आपने उसे 200 का नोट पकड़ाया और वापस आ गए। अब इस सिचुएशन को अगर मुझे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या लिखूंगी? मान लेते हैं कि पर किलो एप्पल का दाम है x, पर किलो ग्रेप्स का दाम है y। तो ये मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? x + 2y इज इक्वल टू 200। और ये क्या है? ये है इक्वेशन। क्यों? इसमें वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं और इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू है, इसीलिए ये मेरा इक्वेशन है। लेकिन अब मैं यही सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इमेजिन करती हूँ। मान लेते हैं कि मम्मी ने हमें वही 200 का नोट पकड़ाया, बट इस अब की बार मम्मी ने कहा कि बेटा 1 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स लेके आना। ठीक है, हम उसी दुकान पे पहुंचे, उसी दुकानदार को हमने बोला कि भैया 1 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स देना। दुकानदार ने हमें सामान दिया, हमने उसे 200 रुपये का नोट दिया, बट इस बार दुकानदार ने हमें कुछ पैसे वापस किए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो हमारी टोटल बिल हुई थी, जो टोटल पैसे हमें उसे देने थे, वो 200 रुपये से कम थे। तो इस बार अगर मैं इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगी? x + y इज लेस देन 200। एग्जैक्टली। तो क्या ये मेरा इक्वेशन है? इक्वेशन कैसे होगा? इसमें तो इज इक्वल टू का साइन ही नहीं है भाई, कुछ बराबर तो है नहीं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक रिलेशनशिप जरूर है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटा है। तो ये क्या है? ये है इनइक्वालिटी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आप स्कूल में आपकी टीचर कहती है कि भाई पास अगर होना है एग्जाम में तो कम से कम 40 मार्क्स लाने हैं। इसको एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो आपको जो मार्क्स आते हैं वो है x, तो अकॉर्डिंग टू योर टीचर x
शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, मतलब आपको 40 से ऊपर आए, बहुत अच्छी बात है। 60 नंबर आए, अरे वाह बहुत अच्छा है। 90 आए, गजब कर दिया। 100 आए, फिर तो मतलब बेहोश हो जाने वाली कंडीशन है। तो बोलने का मतलब है कि ये जो इस तरह की जो सिचुएशन है जहाँ पर हम कहते हैं कि कुछ मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा है या छोटा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, तो इस तरह की जो बनती है रिलेशनशिप्स उसे हम कहते हैं इनइक्वालिटीज। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? ग्रेट। टेंशन नहीं लो, आपके तो एग्जाम में पूरे नंबर आने हैं क्योंकि आपको सब समझ आएगा, ठीक है ना। चलो एक बार मैथमेटिकली हम इनइक्वालिटीज को डिफाइन कर देते हैं। टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फॉर्म इनइक्वालिटीज। एग्जैक्टली यही तो समझे हैं अभी तक हम। तो अब दूसरा सवाल कि भाई लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। फिर से वापस चले जाते हैं लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशंस क्या होता था? वैसे वाले इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती थी 1, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जैसे 4x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ठीक उसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज वो होंगे जहां पर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उस इनइक्वालिटी में उनका हाईएस्ट पावर होगा 1, जैसे कि 4x प्लस 3 इज लेस देन 45। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। जैसे कि 3y प्लस 2z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से हैं? y और z, और उनका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो 1 वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल्स में हो सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स तक। सो 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स पे भी हम नहीं जाएंगे, 2 वेरिएबल तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सब सेट है, ऑल ओके, ग्रेट। तो अब अगली बात, ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ये बहुत तरह की होती हैं। मतलब अलग अलग बेसिस पे ये अलग अलग टाइप्स की होती हैं। इनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो फटाफट से उन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज के अंदर कौन इन्वॉल्व है? कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कौन है? इसके बेसिस पे हम 2 तरह के इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिक इनइक्वालिटीज, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स के बीच में कंपैरिजन है। जैसे कि 3 इज लेस देन 5, 3 और 5 दोनों नंबर्स हैं और दोनों के बीच में एक इनइक्वालिटी है। -1 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिक इनइक्वालिटीज। दूसरा टाइप होता है लिटरल इनइक्वालिटीज, यानी कि जिसके अंदर नंबर्स एज वेल एज वेरिएबल्स दोनों इन्वॉल्व हों। जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है x और नंबर भी इन्वॉल्व है 4। तो ये हो गया लिटरल इनइक्वालिटीज। दूसरा जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं इनइक्वालिटीज का, वो हम करते हैं इसके साइन के बेसिस पे। जैसा कि मैंने बताया था, इनइक्वालिटीज में आपको 4 तरह के साइंस देखने को मिलेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब जहां जहां ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन देखने को मिलता है वो हो जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब स्ट्रिक्टली वो अनइक्वल है। मतलब अगर मैं कह रही हूं कि 3x माइनस वाई इज लेस देन 1, इसका मतलब है 3x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम ही होगी, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती है। तो यानी कि वो स्ट्रिक्टली अनइक्वल है, तो वो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, वो हो गया स्लैक। तो स्लैक इनइक्वालिटी मतलब अधिकतर समय शायद अनइक्वल हो, बट हो सकता है इक्वल भी हो, मतलब इक्वल होने की भी पॉसिबिलिटी है। और वहाँ हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये या तो 1 हो सकती है या फिर 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर भी हो,
ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। कि इनइक्वालिटीज का चैप्टर है तो नोटेशन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। हालांकि ये चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, लेस देन का सिंबल क्या होता है, लेकिन बाई चांस अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट है ना, वो डाउट को निकाल के फेंकना है, क्योंकि उसके बिना जो है ना ये लेसन का कुछ ना हो पाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे नोटेशंस क्या क्या रहेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये जो 5 नोटेशंस हैं इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बचपन में ही पढ़ा होगा आपने कि कैसे हम याद रख सकते हैं कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल को। तो ग्रेटर देन का सिंबल जो होता है ना वो कुछ यूं सा होता है, राइट। तो जिधर इसका मुंह खुला हुआ रहता है ना, उधर जो भी लिखा होता है वो बड़ा होता है, ऐसे याद रखो, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन मुंह जिधर खुला है इधर खुला है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 5 इज ग्रेटर देन 3 तो मतलब 5 बड़ा है, इसीलिए सिंबल का मुंह जो है 5 की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, ये सब तो मेरे ख्याल से क्लास 5-6 में ही आपने पढ़ लिया होगा, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन कुछ ना रहे और सब कुछ हो क्रिस्टल क्लियर। अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं मेन मुद्दे पे, मेन फोकस पे आ रहे हैं हम चैप्टर के, जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चीजें हम नई तरीके से सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, वो है सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी। बिल्कुल, जिस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता था, उस इक्वेशंस के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हम वैल्यूज निकालते थे, ठीक है। उसी तरह से जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी, इसका मतलब है कि उस इनइक्वालिटी के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी ऐसी वैल्यूज जिनको पुट करने से वो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1, तो x और y की ऐसी वैल्यूज जिनको डालने से x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये वाला इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगा, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की एक और मजेदार बात है, यहाँ पर जनरली आप नोटिस करोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि एक इनइक्वालिटी का ना एक सिंगल सॉल्यूशन हो। तो एक सिंगल सॉल्यूशन हो तब तो हम कहेंगे कि भाई x की इस वैल्यू के लिए जो है ये पर्टिकुलर हमारा इनइक्वालिटी ट्रू रहेगा, ठीक है। बट हम नोटिस करेंगे कि इनइक्वालिटी में क्या होता है कि x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है, ठीक है। मतलब हमें जो आंसर मिलते हैं ना वो कुछ इस तरह से मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन 4, यानी कि x की 4 से ज़्यादा वैल्यू वाली कोई सी भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी के लिए ट्रू होगा। अब x ग्रेटर देन 4 अगर इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 5 भी इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 6 भी इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 7 भी इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 100 भी इसका सॉल्यूशन है। मतलब इसके मल्टीपल वैल्यूज जो है इसके सॉल्यूशन है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट, क्योंकि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है ना उसको हम एक सेट की तरह लिख देते हैं और हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का ये है सॉल्यूशन सेट। तो जब भी आपको पूछा जाए कि सॉल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटी, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, इसका मतलब है आपको बेसिकली उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में वेरिएबल्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है वो निकालना है और उसका सॉल्यूशन सेट बनाना है। अब हम देखेंगे 3 गोल्डन रूल्स, 3 बहुत ही सिंपल और गोल्डन रूल्स जिनके हेल्प से हम किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है ये रूल्स, क्योंकि यहाँ पर चूकना नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है ना। सो बच्चा पार्टी आर यू रेडी? चलो फटाफट देखते हैं रूल्स। इनइक्वालिटी के टोटल 3 रूल्स हैं, तो अगर आपको ये 3 रूल्स अच्छे से याद रहे तो उस केस में कोई भी इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हो। एज इन जिस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उनके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह से अगर आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है तो वहां पर भी आप वेरिएबल्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो पहला रूल ये कहता है कि इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सबट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि साइन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्यों होता है साइन का बहुत बड़ा रोल? जैसे हम कहते हैं कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन क्या -3 -2 से बड़ा है?
नहीं है, उल्टा है। -3 जो है वो -2 से छोटा है, राइट। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम साइन को पलट दे रहे हैं तो इनइक्वालिटी की साइन भी पलट जा रही है, राइट। तो इसीलिए पहला रूल कहता है कि अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं बिना उसके साइन को डिस्टर्ब किए तो मस्त है, तो चलेगा, ठीक है। तो साइन को कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -2 < 5, ये एक इनइक्वालिटी है। अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करें, मान लेते हैं कि हम दोनों तरफ 3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, और तब भी जो है हमारा ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगा, राइट। तो मतलब हम ऐड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम दोनों साइड किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, मान लेते हैं कि हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, -2 -3, और इधर हो जाएगा 5 -3, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 2, तो -5 जो है वो भी 2 से छोटा ही है, राइट। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों साइड हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से तो यहाँ तो हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें दोनों नंबर्स हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि ऐसा होता है सच में। अगर हमारे पास कुछ भी वेरिएबल्स वगैरह भी है तो वहाँ भी यही ट्रू है। जैसे हम चाहें तो दोनों तरफ हम +2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है x + 2 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हम चाहें तो दोनों तरफ -2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन एज इट इज़ रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अब बात करते हैं हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो अगर इसी इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि दोनों साइड अब हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 × 3 और इस साइड हो जाएगा 5 × 3, बट इसके बावजूद भी -6 जो है वो 15 से छोटा ही रहेगा, राइट। तो इसका मतलब हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ अगर हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हम दोनों तरफ सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे है, देखते हैं तीसरे रूल को। तो तीसरा रूल कहता है कि व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी मस्ट बी रिवर्स्ड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई अब ऐसे थोड़ी होता है कि हमेशा हम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करें। हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमें दोनों साइड कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमें इसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 × -3, इधर हो जाएगा 5 × -3। ऐसे केसेस में जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे केसेस में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पलट जाएगा, यानी कि अभी कौन सा साइन है, लेस देन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। और अगर आप देखो तो ये बन जाएगा -2 × -3 +6 बन जाएगा, इधर बन जाएगा -15, तो ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन -15, राइट। तो इसीलिए जब कभी भी हम कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो साइन है वो पलट जाएगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि कई बार ना हमें ये पता होता है, ये रूल हमें पता होता है, बट जब हम एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं ये हमारे दिमाग से निकल जाता है, मतलब इट इज़ जस्ट दैट कि हम साइन को पलटना भूल जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो आंसर है। तो इसीलिए ध्यान देना है, कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड मतलब साइन को पलटना है। सो तीनों रूल्स क्लियर हैं? अगर नहीं है तो वापस से रिवाइंड करके चेक करो, क्योंकि रूल्स आपका एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। सिर्फ 3 ही तो रूल्स हैं वैसे भी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पेन और पेपर हैंडी रखो और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी साथ साथ सॉल्व करो, क्योंकि बिना सॉल्व किए मैथ्स कभी भी समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो आर वी ऑल रेडी? Let's take a look at the questions. Question number 1. Solve -12x greater than 30 where x is a natural number, x is an integer. अब आप कहोगे कि यार ये अलग अलग से क्यों दिया हुआ है, कभी x नेचुरल नंबर कभी x इंटीजर, क्योंकि जैसे जैसे x बदल जाएगा वैसे वैसे हमारा आंसर भी बदल जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। तो ये है हमारा इनइक्वालिटी,
ठीक है। तो अब इनइक्वालिटी, जैसे नॉर्मली जब हम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं ना, तो हम फटाक से ऐसे करते हैं, राइट, ये -12 को इधर ले जाते हैं तो 30/-12 हो गया और हमारी x की वैल्यू निकल गई। इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम हम उस तरह के शॉर्टकट्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये लेस दैन ग्रेटर दैन को पलटने का भी कभी कभी सिनेरियो आ जाता है, और जब हम इसको ऐसे ही लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो कई बार हमसे गलती हो जाती है, राइट। तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल प्रोसेस फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। तो हमारा हमेशा टारगेट क्या रहेगा कि वेरिएबल्स को हम एक तरफ ले आएंगे, यानी कि वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और सारे कांस्टेंट्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाना चाहेंगे। हमारा फोकस हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो -12 है इसको मैं किसी तरह से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूँ, बेसिकली इसको लेफ्ट हैंड साइड से गायब कर दूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय -12, ठीक है। अभी मैं ये लिख रही हूँ, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सब जगह इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अभी जब आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इससे आपका टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों साइड आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? -12x डिवाइडेड बाय -12, इधर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय -12। अब हम क्या कर रहे हैं? एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से क्या करना पड़ता है? साइन को पलटना पड़ता है। तो साइन को हमने पलट दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये -12 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस दैन -30/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 10s 30, 3 4s 12, 2 2s 4, 2 5s 10, ठीक है। तो हमें क्या मिला? x इज लेस दैन -5/2, ये हमें मिला। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि -5/2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? कोई है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो बेसिकली पहले पार्ट के लिए हम कहेंगे कि नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट्स, नो नेचुरल नंबर लेस दैन -5/2 एग्जिस्ट्स। तो इसीलिए अगर हम कहें कि x नेचुरल नंबर है, उस केस में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को, सॉरी। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। वो कहता है कि x जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे कि +1 2 3 0 -1 -2 -3 वगैरह वगैरह, ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है ना। तो अब x लेस दैन -5/2 कहा जा रहा है। तो यानी कि अगर हम फटाफट से एक बार नंबर लाइन को याद करें, उसी से हमें अच्छे से समझ आएगा। ये 0 होता है, इधर होता है 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, इस तरफ होता है -1 -2 -3 -4 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये ऐसे होता है नंबर लाइन। अब -5/2 कहाँ पे आएगा? -5/2 इज बेसिकली -2.5, तो -5/2 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो अब हमने जो आंसर निकाला है उसके हिसाब से x जो है वो -5/2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x किस तरफ लाई करेगा? इस तरफ। -5/2 से इस तरफ जाएंगे तो ये तो सारे उससे बड़े हैं, तो यानी कि ये x जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, -5/2 के बाद इधर कहीं भी लाई करेगा, ठीक है। तो इधर लाई करने वाले इंटीजर्स कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से पॉसिबल इंटीजर्स हैं? तो पॉसिबल इंटीजर्स विच आर लेस दैन -5/2, ये कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? -3 -4 -5 -6, मतलब इधर जितने भी इंटीजर्स हैं, राइट। तो -3 -4 -5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक, क्योंकि तो -इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? x की कोई एक वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे। जैसे हम कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम कहते थे कि भाई x इज = 2 है, मतलब x की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा। बट जब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन जो है x की इतनी सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशन ना कह के कहते हैं सॉल्यूशन सेट, क्योंकि कोई एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा?
सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा -∞ से लेकर के -3 तक। ठीक है, -∞ पहले क्यों लिखा, क्योंकि -∞ छोटा है, राइट। जितना हम इस तरफ जाते जाएंगे हम वो नंबर और छोटा होता जाएगा। तो -∞ से लेकर के -3 तक। तो इधर हम क्लोज ब्रैकेट डालें कि ओपन ब्रैकेट डालें? हम क्लोज डालेंगे, क्योंकि -3 की वैल्यू भी पॉसिबल है। तो -3 की वैल्यू हमारी इस केस में इंक्लूडेड है। ठीक है, इसको हम चाहें तो हम सेट के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कहें कि ये जो है -3 -4 ये सारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, -3 -4 -5 अप टू -∞। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर रियल x 3 × x - 1 इज लेस दैन इक्वल टू 2 × x - 3। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि x जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, तो एनीवेज x चाहे कुछ भी हो, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3x - 3, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यानी कि हम 2x को राइट हैंड साइड से गायब करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड में -2x कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, -2x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 -2x। ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 2x - 6 -2x। तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ साइन क्यों नहीं पलटा, क्योंकि हम दोनों तरफ जो है ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर, या फिर कह सकते हैं कि 2x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम दोनों तरफ सेम ही नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x - 3 इज लेस दैन इक्वल टू -6। अब हमारा टारगेट क्या है, सारे कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। ऐसा करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से -3 को गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, +3 ऑन बोथ साइड्स, +3 ऐड कर देंगे दोनों तरफ। फिर क्या हो जाएगा, x - 3 + 3 इज लेस दैन इक्वल टू -6 + 3। अब ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज लेस दैन इक्वल टू -3। यानी कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या है, -3 से लेकर के उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो फिर से अगर वापस आप एक बार नंबर लाइन चेक करोगे तो ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, डॉट 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 कहाँ तक है, -∞ तक है। तो यानी कि -3 की वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि x इज़ लेस दैन इक्वल टू -3। मतलब x की वैल्यू -3 भी हो सकती है और -3 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी कि -4 हो सकती है, 5 हो सकती है, -6 हो सकती है, -∞ हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -∞ से लेकर के -3 और इधर क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि -3 इसकी वैल्यू पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो आई गेस अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर रियल x। यहाँ पे भी x हमारा रियल नंबर है। x/3 इज ग्रेटर दैन x/2 + 1। वही सेम लॉजिक, भले ही आपका इनइक्वालिटी देखने में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आपको याद रखना है कि कभी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वो जो 3 गोल्डन रूल्स मैंने बताए थे वही काम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ। ठीक है, तो यानी कि ये जो x/2 है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाना चाहते हैं। तो x/2 को हम राइट हैंड साइड से गायब करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x/2 ऑन बोथ साइड्स। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या साइन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो x/2 - x/3 x/3 - x/2 ग्रेटर दैन x/2 + 1 माइनस x/2। तो x/2 कैंसिल हो जाएगा इधर। तो हमारे पास बच गया x/3 - x/2 इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 6 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2x - 3x ग्रेटर दैन 1। तो ये हो जाएगा -x/6 इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि x के साथ लेफ्ट हैंड साइड में -1/6 है और हमें ये -1/6 नहीं चाहिए। तो इसे हम गायब कैसे करें,
इसे हम गायब कर सकते हैं कैसे, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू -6। अगर हम इसे इंटू -6 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1/6 इंटू -6 क्या हो जाएगा 1, राइट। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -6 ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का क्या होगा, साइन पलट जाएगा एग्जैक्टली। तो इसे हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया और साइन मेरा ग्रेटर दैन से लेस दैन हो गया, और राइट हैंड साइड पे भी 1 इंटू -6 कर दिया। अब जो है क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया x और राइट हैंड साइड पे आ गया -6। सो ये आ गया x इज लेस दैन -6, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो अगर ये नंबर लाइन है तो -1, -2, -3। नंबर लाइन तो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, राइट। तो -6 से कोई भी छोटी वैल्यू, यानी कि -6 जो है ये x की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि x इज लेस दैन -6, लेस दैन इक्वल टू -6 नहीं लिखा है, राइट। तो x की वैल्यू जो है -6 से कम होगी, ठीक है। तो -6 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी इससे छोटी वैल्यूज़ हैं, वो सारी पॉसिबल हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -∞ से ले करके कहाँ तक, -7 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ। नॉट रियली, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो -6 और -7 के बीच में भी लाई करता है, राइट। अगर यही ऐसा होता कि x जो है वो इंटीजर है, तब क्या होता, जो सबसे छोटी वैल्यू x की, जो सबसे बड़ी वैल्यू x की पॉसिबल होती वो होती -7, मतलब -6 के बाद जो अगला पॉसिबल वैल्यू होता वो -7 होता, अगर हम इंटीजर की बात करते। बट यहाँ पे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका अगला वैल्यू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसीलिए जब हम इसको सेट की तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे -∞ से -6, लेकिन इधर हम डाल देंगे ओपन ब्रैकेट, यानी कि -6 जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए ना आप, -∞ से लेकर के -6 के पहले तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पर इस साइड जो -∞ मान लो इधर कहीं पे है, तो ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, बट -6 पॉसिबल नहीं है। -6 के जस्ट बाद से लेकर के -∞ तक सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ठीक है। क्लियर है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, solve 5x minus 3 greater than equal to 3x minus 5. Show the graph of the solutions on number line. हम तो खैर पीछे के क्वेश्चंस में भी ग्राफ करते ही आ रहे थे साथ में, तो कोई नई बात नहीं है, इसमें भी ग्राफ बना देंगे, राइट। तो अभी देखो इसमें हमारा टारगेट क्या है, हमेशा की तरह हमारा एक ही टारगेट है कि सारे वेरिएबल्स को लाना है लेफ्ट हैंड साइड में और सारे कॉन्स्टेंट्स को रखना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल्स रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3x को राइट हैंड साइड से गायब करेंगे, तो हम माइनस कर देंगे 3x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और जब हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x माइनस 5 माइनस 3x। तो ये 3x कैंसिल हो जाएगा और इधर 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, अब हम चाहते हैं कि ये जो -3 है ये भी मेरा इधर चला जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, +3 करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो मैं ना ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग एकदम शुरू कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 प्लस 3। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। अब क्या है, यहाँ पे अभी भी एक 2 रह गया है, इस 2 से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या साइन चेंज होगा, क्यों होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, इसीलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 2x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, और यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यानी कि -1 और -1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सारे अलाउड हैं। तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -1 से लेकर के +∞ तक, क्योंकि -1 से बड़े वैल्यूज़ की बात करें तो -1 0 +1 +2 +3 उस तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 में क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, क्योंकि -1 जो वैल्यू है वो भी x ले सकता है, तो x के लिए -1 वैल्यू भी पॉसिबल है, वो इंक्लूडेड है,
ठीक है। अगर इसे नंबर लाइन पे दिखाना हो तो दिस इज 0, ये -1, -2, -3, -4, इधर है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि -1 से लेकर के इन्फिनिटी, तो ये -1 है, तो यहाँ से ले करके ये जितनी भी वैल्यूज़ इस तरफ जाएंगी दैट इज़ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो जनरली जब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो पहले नंबर लाइन बना लो, या तो पेंसिल से बना लो, और फिर ये जो जगह है ना -1 से इन्फिनिटी, इस एरो को आप पेन से बना दो, या फिर पेन से नंबर लाइन बनाओ तो कोई कलर से इसको कर दो या बोल्ड कर दो, बेसिकली टू शो कि कौन सी वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने का टेक्निक तो समझ आ ही गया होगा, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि इसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के क्वेश्चंस जो है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह भी पूछे जाते हैं। मतलब डायरेक्टली एक इनइक्वालिटी नहीं दिया हुआ होता है, इस तरह का एक सिचुएशन दिया हुआ होता है, जैसे कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट्स. Find the number if minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. ठीक है, अब ये रवि जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर टोटल उसके 3 यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। पहला यूनिट टेस्ट, दूसरा यूनिट टेस्ट और तीसरा यूनिट टेस्ट। पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, राइट। तो पहले यूनिट टेस्ट में रवि के आए 70 मार्क्स, दूसरे में आए 75 मार्क्स, तीसरे में कितना आया वो हमें पता नहीं, बट हमें निकालना है। तो हम क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि तीसरे यूनिट टेस्ट में उसको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं ताकि इन तीनों का जो एवरेज है वो 60 हो जाए। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ, 70 + 75 प्लस ये वाला थर्ड का मार्क्स डिवाइडेड बाई 3, वो जो है उसका कम से कम 60 हो जाए। 60 से ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 60 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जो थर्ड यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आते हैं, मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों मार्क्स का जो एवरेज, यानी कि 70 + 75 + x डिवाइडेड बाई 3, इनका जो एवरेज है ये मिनिमम 60 होना चाहिए। यानी कि ये या तो इक्वल टू 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। तो यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि ये 60 ही आना चाहिए, 60 से बेसी आने से नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब कम से कम 60 आने चाहिए। एवरेज 60 से ऊपर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा हमारा लीनियर इक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी। तो बेसिकली इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ये है कि वो इस इनइक्वालिटी को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो क्वेश्चन को समझने में टाइम ही नहीं देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, एक इसी तरह से रफ में एक बार उसको ड्रॉ करके लिख के समझो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ये इनइक्वालिटी लिखो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 70 + 75 हो जाएगा 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमेशा की तरह हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल्स रहे। तो यानी कि ना तो मुझे 145 चाहिए, नहीं मुझे 3 चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके भगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से तो छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस साइड हो जाएगा 145 प्लस x और इस साइड हो जाएगा 60 × 3। ठीक है, अब बारी है 145 की। इसको गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 145 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से 145 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर बच जाएगा x। ठीक है, और इस तरफ बच जाएगा, ये तो 60 × 3 180 था, और इधर हो जाएगा -145। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 - 145 यानी कि 35। तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 होना चाहिए। यानी कि रवि को जो है कम से कम 35 मार्क्स चाहिए। 35 से ऊपर भी लाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम जो है उसे 35 नंबर लाने हैं। ठीक है, बहुत आसान था, समझ आ गया, ग्रेट। यहाँ तक तो सब समझ आ गया, राइट। तो अब हम पहुंच गए हैं इस लेसन के दूसरे पड़ाव में। जैसा कि वो केबीसी में कहते थे ना अमिताभ बच्चन, ये आ गए आप दूसरे पड़ाव में। तो ये भी हमारा दूसरा पड़ाव है, और इस पड़ाव में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली।
मज़ा आएगा बहुत। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, कभी कुछ ऐड कर रहे थे दोनों तरफ, कभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे। अब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ को देख करके ही हम बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ईजी भी है, मज़ेदार भी है, एंड ट्रस्ट में बहुत ईजी है। शायद अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ 5 मिनट अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो, आई टेल यू कि आपको इतने अच्छे से समझ आएगा और आपको ये भी लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो सब तैयार हैं अपना पूरा फोकस मेरी तरफ देने के लिए? ग्रेट, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो फटाफट से याद कर लो, आपका ग्राफ पेपर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। तो ग्राफ पेपर का ये क्या है जो दिख रहा है हमें? ये एक प्लेन है, राइट? क्योंकि यहाँ हम दो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एंड वाई। तो ये हमारा प्लेन है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस प्लेन के अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन क्या करेगा? इस प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देगा। जाहिर सी बात है, मतलब इसके अंदर मैं कोई सा भी एक लाइन खींच दूं, एक कोई सा भी लाइन, सीधा, टेढ़ा, लेटा हुआ, कैसा भी एक लाइन अगर खींचूं, वो इस प्लेन को दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करेगा। क्लियर? अगर ये लाइन वर्टिकल लाइन हो यूं, तो ये मेरे प्लेन को लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा। और अगर ये लाइन नॉन वर्टिकल लाइन हो, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल हो या फिर डायगोनल हो, कैसा भी हो, बट अगर ये नॉन वर्टिकल लाइन हो तो इस प्लेन को लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा। तो कन्वेंशन के तौर पे ये जो लोअर हाफ प्लेन होता है उसे हम डिनोट करते हैं प्लेन 1 से, और जो अपर हाफ प्लेन होता है उसे हम डिनोट करते हैं प्लेन 2 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? तो मतलब मैं सीधे बता रही हूँ आपको कि किस तरह से हम ग्राफिकली एक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ होगा एक लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है। और स्ट्रेट लाइन आप कहाँ से प्लॉट करोगे? जो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लीनियर इक्वेशन है उसका आप ग्राफ बनाओगे। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, राइट? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है x + y इज लेस देन 5। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? इसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? इस लीनियर इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, यानी कि x + y इज इक्वल टू 5। इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो चलो बनाओ ग्राफ। चलो तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर ये हमारा गिवन इनइक्वालिटी है तो हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो किसके लिए करेंगे? इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए, यानी कि x + y इज इक्वल टू 5। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं? वही हमारा पुराना तरीका कि x के कुछ 3-4 रैंडम वैल्यूज़ ले लेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि y की वैल्यू क्या होगी कॉरेस्पॉन्डिंगली। मान लेते हैं अगर x की वैल्यू -2 है या -1 है या 0 है या 1 है या 2 है, तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 5 - x। तो जब x -2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 - -2 यानी कि 7। जब x -1 है तो y हो जाएगा 6। जब x 0 है तो y हो जाएगा 5। जब x 1 है तो ये हो जाएगा 4। जब x 2 है तो y हो जाएगा 3। अब इनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 7, यानी कि ये पॉइंट। जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसी से हमें आइडिया लग गया कि भाई ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा? ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है ना? ऐसे भी हमें पता ही है कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं इनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो अब चूंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं लाइन, बट आई होप यू नो कि मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। क्योंकि आप जब बनाओगे तो आप प्रॉपर स्केल वगैरह यूज़ करके बनाओगे तो आपका ढंग का बनेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मेन फोकस है कि मैं आपको समझा पाऊँ लॉजिक।
ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्लॉट। ठीक है, तो अभी अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक लाइन इस प्लेन में, ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है हमारा, इस प्लेन में कोई भी लाइन जो है इस प्लेन को दो हिस्से में डिवाइड करती है। ठीक है, दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करती है, बट यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन तो है नहीं, ये नॉन वर्टिकल लाइन है, राइट। तो नॉन वर्टिकल लाइन है, इसीलिए ये दो हाफ प्लेन्स में डिवाइड करेगा, एक लोअर प्लेन जिसे हम प्लेन 1 भी कह सकते हैं, और एक अपर प्लेन। तो मतलब इस लाइन के इस तरफ जो कुछ भी है दैट इज़ लोअर प्लेन या फिर प्लेन 1, और इसके इस तरफ जो भी है दैट इज़ अपर प्लेन या फिर प्लेन 2। अब इस ग्राफ को देख करके हमें पता चल रहा है कि किसी भी पॉइंट को अगर इसमें लाई करना है इस प्लेन में, मतलब कोई भी पॉइंट इस प्लेन में ही लाई करेगा। अब उस पॉइंट को रहने के लिए 3 जगहें अवेलेबल है, या तो वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहे, या फिर वो प्लेन 1 में रहे, या फिर वो प्लेन 2 में रहे। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से हमारे एक्सप्रेशन की भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। x प्लस वाई लेस देन 5 हो सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो सकता है, और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 हो सकता है। राइट, मजा आ रहा है? ठीक है, तो अब हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था ये किसके लिए ड्रॉ किया था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इसके जितने सॉल्यूशंस हैं, इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने x और y के वैल्यूज हैं वो सारे कहाँ लाई करेंगे? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हमें क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें सॉल्व करना है x प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि x प्लस वाई लेस देन 5 के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस लाइन के ऊपर तो लाई नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर तो वो लाई करेंगे जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए वो कहाँ लाई करेगा? या तो प्लेन 1 पे या फिर प्लेन 2 पे। राइट, तो हमने क्या देखा था कि इनइक्वालिटीज में एक सॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। इसीलिए अलजेब्रिकली जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन सेट। उसी तरह ग्राफिकली जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम निकालेंगे सॉल्यूशन रीजन, यानी कि कौन सा वो रीजन है इस पूरे प्लेन का जहां पर इसके सॉल्यूशंस लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा जो टारगेट हो गया है वो ये हो गया है कि भाई प्लेन 1 या प्लेन 2 दोनों में से कोई एक इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, बट सॉल्यूशन रीजन कौन सा वाला होगा ये हम निकालेंगे कैसे? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन? तो सॉल्यूशन सेट निकालना या फिर सॉल्यूशन रीजन निकालना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप, टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हम अपने ईजियर कैलकुलेशन के लिए ये जो एनी पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जनरली हम 0 0 लेते हैं, प्रोवाइडेड 0 0 जो है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो ये है और 0 0 हमारा ये वाला पॉइंट है, तो 0 0 इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो ये जो एनी पॉइंट है इसको हम 0 0 ही ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? चेक इफ इट सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी। जो हमारा गिवन इनइक्वालिटी है दैट इज x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये वाला इनइक्वालिटी को ये 0 0 सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 0 0 का मतलब क्या है? 0 0 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, यही तो मतलब है 0 0 का, राइट। तो अब इनकी वैल्यूज डाल के देखते हैं इस इनइक्वालिटी में। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, तो क्या 0 5 से छोटा है? बिल्कुल है, तो यानी कि ये ट्रू है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या? तीसरा स्टेप ये कहता है कि इफ येस, यानी कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, देन द प्लेन वेयर इट लाइज इज द सॉल्यूशन रीजन। यानी कि अब ये जो पॉइंट हमने लिया था, यानी कि ये 0 0 जो पॉइंट हमने लिया था, ये जिस तरफ लाई कर रहा है, ये जिस प्लेन में लाई कर रहा है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पूरे प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लोअर प्लेन यानी कि प्लेन 1 और अपर प्लेन यानी कि प्लेन 2। ठीक है, तो अब ये 0 0 जो है या तो प्लेन 1 में लाई करेगा या हाफ प्लेन 2 में लाई करेगा। तो ये किस में लाई कर रहा है? ये प्लेन 1 में लाई कर रहा है।
करेक्ट। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि प्लेन 1 जो है दैट इज आवर सॉल्यूशन रीजन। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन रीजन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इनइक्वालिटीज़ के केस में वेरिएबल की एक वैल्यू नहीं होती है, एक सॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। इसीलिए हम जब उनको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, राइट। उसी तरह से जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे, क्योंकि कोई एक वैल्यू तो है नहीं, बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि कौन सा वो जगह है, कौन सा वो रीजन है जहाँ पे इसके सॉल्यूशंस लाई करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो रीजन कौन सा वाला रीजन है, ये पूरा प्लेन 1 जो है ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पूरा प्लेन 1 है ये हो गया सॉल्यूशन रीजन। तो ये मैंने बहुत ही रफली इसको ऐसे ड्रॉ किया, बट अगर आप अपनी किताबों में देखोगे तो काफ़ी अच्छे से शेडेड किया हुआ रहता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि अच्छा अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इफ़ नो देन द अदर प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। सिंपल है, राइट, क्योंकि जो भी हमारा पॉइंट है ना वो या तो इस लाइन पे लाई करेगा या फिर इस प्लेन 1 में लाई करेगा या फिर हाफ प्लेन 2 में लाई करेगा। इसके अलावा और तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये इस पूरे प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड करेगी। तो या तो उन दोनों में से किसी एक हाफ प्लेन में वो पॉइंट लाई करेगा, नहीं तो उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। लाइन के ऊपर लाई कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, जो उस इक्वेशन के लिए ट्रू होगा। बट यहाँ पर हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पॉइंट है वो या तो हाफ प्लेन 1 में होगा, नहीं तो हाफ प्लेन 2 में होगा। तो इसीलिए अगर ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 0 के लिए अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही सिंपल था, राइट। आई एम प्रिटी श्योर कि सबको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें इतना मुश्किल कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब एक आखिरी चीज़ जो हम यहाँ बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा गिवन इनइक्वालिटी है दैट इज x + y इज लेस देन 5, ठीक है। तो जब कभी भी हम लेस देन या फिर ग्रेटर देन की बात करते हैं, राइट, तो उस केस में जो है ना ये जो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होते हैं, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट से कम है या ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए ऐसे केस में हम इस लाइन को जो है हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, राइट। मतलब ये वाला जो लाइन है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, राइट, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो जब लेस देन या ग्रेटर देन होता है तो ये जो हमारा लाइन होता है इसे हम कभी भी सॉलिड लाइन नहीं बनाते हैं, इसे हम बनाते हैं डॉटेड लाइन, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है जिस तरह से जब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, अगर लेस देन है या ग्रेटर देन है, इस तरह की चीज़ों में हम कौन सा वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट, यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट वैल्यू है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं ना वो पॉइंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, वो सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि जो इक्वल टू वाले केसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा x + y लेस देन इक्वल टू 5 होता, इसका मतलब है कि x + y लेस देन 5 भी हो सकता है या फिर x + y 5 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर x + y 5 के बराबर होगा यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स भी उसके सॉल्यूशन होंगे, राइट। आई होप यू नॉट गेटिंग कन्फ्यूज, राइट। तो अभी तक हमने जो किया था सब सही है। अभी मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब कभी लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो हमारा ये लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ना वो हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इसे डॉटेड लाइन बनाएंगे। लेकिन जब कभी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब हम कैसा लाइन बनाएंगे, तब हम बनाएंगे सॉलिड लाइन, क्योंकि उस केस में इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो भी हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, ठीक है। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो ये मेरी गारंटी है कि अब आप कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप कोई भी लीनियर इक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, जस्ट दैट आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, क्या क्या स्टेप्स थे हमारे। सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया, किसके लिए, उस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर लिया, ग्राफ ने क्या किया, जो स्ट्रेट लाइन हमें मिला उस स्ट्रेट लाइन ने उस पूरे प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया,
ठीक है। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा ये 4 स्टेप हमने फॉलो करने हैं और इन 4 स्टेप से हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। तो बच्चा पार्टी आ गए हैं हम तीसरे पड़ाव में, मतलब आपने मास्टरी पा ही ली है पूरे कॉन्सेप्ट पे। और तीसरे पड़ाव पे हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि अब क्या होगा, हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज दी हुई होंगी 2 वेरिएबल्स की। अभी तक क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी एक ही था, जैसे x + y <5 एक ही था, उससे सॉल्व करना था ग्राफिकली। अब क्या होगा, अब होगा कुछ ऐसा कि x + y <5 एंड x - y > 3। मतलब बोलने का मतलब है कि 2 ऐसी इनइक्वालिटीज दी हुई होंगी और आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, क्या करेंगे इसमें कुछ सिखाने के लिए है ही नहीं बच्चों। हम करेंगे क्या कि जो पहला इनइक्वालिटी है उसको पहले ग्राफिकली पूरा सॉल्व कर लेंगे, फिर जो दूसरा इनइक्वालिटी है उसको ग्राफिकली पूरा सॉल्व कर लेंगे। जब हम ग्राफिकली पूरा सॉल्व करेंगे सो दोनों के सॉल्यूशन रीजन्स को हम शेड कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो वाला रीजन होगा जो कॉमन शेडेड रीजन है दोनों का। बस इतनी सी बात है। तो चलो फटाफट से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और करते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो अब जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना तो बनता है। तो अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पिक किया है जहां पर जो इनइक्वालिटी है उसमें <= का साइन है। इससे क्या होगा, थोड़ी वेरिएशन भी हो जाएगी। चलो, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ हम किसके लिए प्लॉट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए, यानी कि x - y = 2 के लिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x और y की रैंडमली कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं x की वैल्यू अगर -2, -1, 0, 1 या 2 होती है तो y की वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि y हो जाएगा x - 2। तब जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू होगी -4। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू होगी -3। जब 0 है तो -2, जब 1 है तो -1 और जब 2 है तो 0। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जब x - 2 है तो y हो जाएगा -4, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये पॉइंट। जब x है -1 तो y हो जाएगा -3, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब x 0 है तो y हो जाएगा -2। जब x 1 है तो y हो जाएगा -1 और जब x 0 है और जब x 2 है तो y हो जाएगा 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अब अगर इनको हम इस तरीके से ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ ऐसे। अब एज़ यूजुअल चूँकि मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ तो लाइन भी कुछ ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी सी बन रही है, पर एटलीस्ट इट इज़ गिविंग यू एन आइडिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप तो खत्म हो गया। जैसे ही मैंने एक ग्राफ बना दिया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गया और स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 2 प्लेन में डिवाइड कर दिया, लोअर प्लेन और अपर प्लेन। तो ये हो गया लोअर प्लेन जिसे हम कहते हैं प्लेन 1 और ये हो गया अपर प्लेन जिसे हम कहते हैं प्लेन 2। मतलब लाइन के इस तरफ जो भी है वो प्लेन 2 है, लाइन के इस तरफ जो भी है वो प्लेन 1 है। ठीक है, हो गया। तो ये 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया इसको। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो दोनों प्लेन्स हैं इनमें से कौन सा वाला प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो हम सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालते हैं, वही 4 स्टेप फॉलो करेंगे। ये थे हमारे 4 स्टेप। पहला स्टेप, टेक एनी पॉइंट नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, और प्रेफरेबली हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, 0, 0। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि 0, 0 इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो लेट अस टेक 0, 0। 0, 0 का मतलब हुआ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब चेक करेंगे कि ये x = 0, y = 0 हमारे गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो गिवन इनइक्वालिटी क्या है, x - y <= 2, यानी कि 0 <= 2। तो क्या 0 2 से कम है, बिल्कुल है। मतलब 0 <= 2, मतलब 0 या तो 2 के बराबर हो या उससे कम हो, तो ये उससे कम है। तो यानी कि ये जो है ये ट्रू है, तो ये इसे सेटिस्फाई करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है यानी कि जिस प्लेन में 0, 0 लाई करता है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है। तो कौन से प्लेन में 0, 0 लाई करता है, यहाँ पे हाफ प्लेन 2 में। तो यानी कि हाफ प्लेन 2 जो है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है यहाँ पर। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, इस लाइन के इस तरफ का जो भी ये रीजन है ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है,
तो मैंने जिस तरह से शेड किया है दैट इज़ हॉरिबल, बट देन व्हेन यू शेड इट इन अ नाइस वे. तो आप अच्छे से शेड कर लेना, ठीक है. बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट? ग्रेट. तो ये हो गया. तो बस इतना ही करना है. तो अब आपको समझ आया होगा कि ग्राफिकली सॉल्व करना कितना आसान है, लेंदी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना. तो बच्चों इस इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है. तो हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है ये डॉटेड होगा या सॉलिड होगा? बिल्कुल सही, ये होगा सॉलिड लाइन, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे सॉल्यूशन रीजन का पार्ट होगा. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. तो एक इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन 4, दूसरा है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन 0. तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है ना सब कुछ बिल्कुल सेम है. पहले आप एक इनइक्वालिटी को लो, उसको ग्राफिकली सॉल्व कर लो, फिर आप दूसरी इनइक्वालिटी को लो, उसको ग्राफिकली सॉल्व कर लो. उसके बाद जो दोनों का आप शेडेड रीजन बनाओगे, उसका जो कॉमन वाला शेडेड रीजन होगा वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है. तो इतना ही है. तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इक्वेशन को, एक एक करके इनइक्वालिटी पिक करेंगे. तो सबसे पहले हम पहले वाली इनइक्वालिटी को पिक करते हैं जो कि है x प्लस वाई ग्रेटर दैन 4. तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का ग्राफ बनाने का. तो ग्राफ हम किसके लिए बनाएंगे, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x और y की कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी, ठीक है ना. तो अगर x की वैल्यू -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, मैं जनरली यही वैल्यूज़ लेती हूँ क्योंकि ये आसानी से निकल जाते हैं और मेरा ग्राफ बन जाता है. तो अब y की क्या वैल्यू हो जाएगी, y क्या है यहाँ इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है. तो 4 माइनस 2, तो यानी कि y हो जाएगी 6. जब x -1 है तो y हो जाएगा 5. जब x 0 है तो y हो जाएगा 4. जब 1 है तो ये हो जाएगा 3. जब 2 है तो y हो जाएगा 2, ठीक है. तो अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट. तो जब x की वैल्यू है -2 तो y की वैल्यू क्या है, +6, ये वाला पॉइंट. जब x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू क्या है, +5. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 4. जब x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू है 3. जब x की वैल्यू है 2 तो y की भी वैल्यू है 2, ठीक है. तो ये हमारा कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन मिल गया हमें. तो ये स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, इसे 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर देगा. ये लोअर प्लेन, ये अपर प्लेन, तो ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2 इसमें डिवाइड कर देगा. अब हमें क्या निकालना होगा कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है. तो सॉल्यूशन रीजन के लिए हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे. एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, जनरली वो पॉइंट कौन सा होता है, 0 0, और यहाँ पे 0 0 इस स्ट्रेट लाइन पे लाई भी नहीं कर रहा है तो हम 0 0 को एज्यूम करेंगे और देखेंगे कि 0 0 के लिए क्या ये इक्वेशन ट्रू है. तो 0 + 0 इज ग्रेटर दैन 4. क्या 0 4 से ग्रेटर है, नहीं, ये फॉल्स है. यानी कि 0 0 के लिए ये इक्वेशन फॉल्स है. तो यानी कि 0 0 जिस प्लेन में लाई कर रहा है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है. तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारा हाफ प्लेन 1 था और ये हमारा हाफ प्लेन 2 था, राइट. तो 0 0 जो है ये हाफ प्लेन कौन सा में लाई कर रहा था, 1 में लाई कर रहा था. तो यानी कि 1 जो है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं है. तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, हाफ प्लेन 2. तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हाफ प्लेन 2 जो है ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है. तो अगर इस वाले सॉल्यूशन रीजन को हमें शेड करना हो तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पहले इनइक्वालिटी का सॉल्व. अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाली इनइक्वालिटी को पिक करेंगे. इसीलिए मैंने पेन का कलर भी चेंज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन 0.
ठीक है, यहाँ भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए वही एज यूजुअल x और y की कुछ वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि उनके बिना तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो अगर x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x, तो y हो जाएगी -4, -2, 0, 2 और 4। ठीक है, तो चलिए अब प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो जब x की वैल्यू है -2 तो y की वैल्यू है -4, ये वाला पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू है -2, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू भी है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। जब x 1 है तो y क्या है? y है 2, और जब x 2 है तो y है 4। ठीक है, तो अब अगर हम इन सब को ज्वाइन करें तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब लाइन तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, बट देन मतलब कुछ ये इस तरह का एक लाइन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये लाइन क्या कर रहा है? अभी थोड़ी देर के लिए ना ये जो रेड में मैंने पुराना वाला लाइन ड्रॉ किया था उसको भूल जाओ। तो ये जो पर्पल वाला लाइन है ये इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1 and 2, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि ये जो है इस पूरे हाफ प्लेन को एक इस तरफ हो जाएगा 1, मतलब लाइन के इस तरफ जो भी है ये है 1, और लाइन की इस तरफ जो भी है वो है 2। मैं पर्पल वाले लाइन के लिए बात कर रही हूँ अभी। ठीक है, इसमें डिवाइड करेगा। अब हमें देखना है कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। अब सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक कोई भी पॉइंट एज्यूम करते हैं। जनरली हम उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट एज्यूम करते हैं? 0, 0। बट क्या यहाँ पर हम 0, 0 एज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0, 0 जो है दिस इज लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा बना है ना, 0, 0 उसी पे लाई कर रहा है। तो जब 0, 0 उसी लाइन पे लाई करता है तब हम उसे एज्यूम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे इज इक्वल टू वाले सिनेरियो के लिए है, यानी कि वो सारे 2x माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है। बट हमारा क्वेश्चन तो ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि इस वाले लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उन्हें हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हम 0, 0 नहीं ले सकते हैं, तो हम कोई और पॉइंट एज्यूम करते हैं। अब हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने पॉइंट लिया -1, 1, यानी कि x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू +1। हमने इस वाले पॉइंट को जो है मान लिया, कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है। ठीक है ना, तो अब देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हमारा गिवन इनइक्वालिटी है वो ट्रू है कि नहीं। तो देखते हैं, 2 × -1 -1, ये कितना आ जाएगा? -2 -1 यानी कि -3। तो क्या -3 0 से बड़ा है? नहीं है, तो यानी कि ये क्या है? ये फॉल्स है। तो यानी कि ये जो है गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि जिस प्लेन में, जिस हाफ प्लेन में -1, 1 लाई करता है वो हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो -1, 1 कौन से हाफ प्लेन में लाई करता है? 2 में लाई करता है, तो इसका मतलब हाफ प्लेन 2 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन है हमारा सॉल्यूशन? हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा हाफ प्लेन 1। तो हाफ प्लेन 1 जो है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन है इस इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर हम शेड कर दें तो ये हमारा पूरा हाफ प्लेन 1 है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जब हम इन दोनों सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है, क्योंकि हम अभी ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जो दोनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो कॉमन रीजन कौन सा वाला है? ये जो बीच वाला रीजन है, जहाँ पर हम देख रहे हैं रेड और पर्पल दोनों के ही मार्क्स हैं। तो ये जो है ये हमारा कॉमन रीजन है, इसीलिए ये जो कॉमन शेडेड रीजन है ये हो जाएगा ग्राफिकली हमारा इस सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ही प्रोसेस था, राइट? कुछ डिफरेंट नहीं था। अब यहाँ पर हम डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन की भी बात करेंगे, राइट? तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें
तो ये दोनों ही इक्वेशन में एक ग्रेटर दैन है, दूसरा भी ग्रेटर दैन है, इक्वल टू का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए दोनों ही डॉटेड लाइन होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और दूसरा वाला सिर्फ ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या होता कि जो x प्लस वाई वाली जो लाइन है, यानी जो रेड लाइन है, वो मेरा सॉलिड लाइन होगा, लेकिन जो पर्पल लाइन है ये मेरा डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, तो ये पर्पल वाला लाइन हो जाएगा डॉटेड लाइन, लेकिन जो रेड वाला लाइन है ये रहेगा सॉलिड लाइन, क्योंकि रेड वाले लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है, लेकिन जो पर्पल लाइन के ऊपर वैल्यूज़ हैं वो हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि हम ग्राफिकली किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इनफैक्ट अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं पूरा वीडियो देखने के बाद, तो इसके बाद मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि इसके बाद आप जाइए और अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड आई कैन गारंटी कि आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट शायद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी इसी लेसन के। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, मजे से पढ़ो, एंजॉय लर्निंग, एंड आई विल इंश्योर कि आप सबको अच्छे से समझ आए। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आप सबको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।